वरना बट अभी स्टार्ट करने में फिर प्रॉब्लम ये होता है कि बाद में फिर सब कहते हैं अच्छा जी रिपीट कर दें, उसमें भी तो टाइम वेस्ट होता है ना। सो 5 मिनट बस वेट करते हैं, एग्जैक्टली 2:35 पे मैं स्टार्ट कर दूंगी। जी सादिया जरूर। इब्तिहाज आज रिवीजन कर रहे हैं। जी फायजा कुछ स्टूडेंट्स की हैं। बाकी अब आहिस्ता आहिस्ता ये वाला काम क्योंकि लॉन्ग होता है तो थोड़ा टाइम इसमें लग जाता है। फोटोशॉप इंशाल्लाह इब्तिहाज कल से स्टार्ट करने वाले हैं हम। जी अस्मा वो भी मैं बताऊंगी, अगर आज टाइम निकल आया तो आज, अदरवाइज इंशाल्लाह फिर कल देखते हैं उन्हें भी। नहीं बेहान्स वाला अकाउंट अभी मैंने फायदा किसी का भी चेक नहीं किया। वालेकुम अस्सलाम नोमिश। ओके मुबर्रा। लोगों का इब्तिहाज फिलहाल तक तो उतना ही था, थोड़ा और मेरे माइंड में है क्योंकि अभी आप लोगों ने खुद से कोई भी लोगोस क्रिएट नहीं किए हैं, तो मैं वो वीकेंड पे असाइनमेंट्स दिया करूंगी जो ज़रा लॉन्ग वाली हों, ताकि 2-3 लोगोस आप वीकेंड पे क्रिएट कर लिया करो। ऐसे अभी डेली में मेरा ये प्लान है कि छोटी छोटी सी असाइनमेंट्स दूं ताकि आप इजीली छोटी वाली चीज़ें कवर अप करते जाया करो। जी तहरीम, चलें जी स्टार्ट करते हैं। सो आप लोगों के पास इलस्ट्रेटर ओपन होगा, जिसने अभी तक नहीं ओपन किया है वो उसे ओपन कर ले, और मैं भी ओपन कर रही हूँ। सो जब आप इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं कुछ इसी टाइप की स्क्रीन अब आप लोगों के पास भी आती है। सो फाइल में जाएं और फाइल में जाकर न्यू पर आपने तब क्लिक करना है जब आपने कोई भी न्यू फाइल क्रिएट करना होगी, न्यू डिज़ाइन बनाना होगा, चाहे वो इलस्ट्रेशंस हैं, चाहे वो बिजनेस कार्ड है, चाहे वो वेक्टर ट्रेसिंग है या लोगोज हैं, जो भी आपने न्यू फाइल बनानी है, न्यू डिज़ाइन आप बनाना चाह रहे हैं, वो आप न्यू में जाकर ओपन करेंगे या फिर कंट्रोल एन शॉर्ट की है वो प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल एन प्रेस करते हो आपके पास ये वाली एक विंडो ओपन हो जाती है। ऊपर वाली सब चीज़ें आई एम श्योर कि मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, अभी पूरा 1 महीना ऑलमोस्ट हो गया हमें करते हुए, वो आप लोगों को आता होगा। मैं यहाँ से ही रिवाइज करने जा रही हूँ थोड़ी सी चीज़ें। अब इसमें क्या है कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर हम वो साइजेस लिखते हैं जो कि हमारे पास बने बनाए पड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, जैसे हमने बिजनेस कार्ड लेना था तो हमने उसका एक कस्टम साइज ओपन किया था बिकॉज हमारे पास प्रिंट के अंदर वो साइज दिया हुआ नहीं था। ठीक है, तो हमने जो भी साइज वो वाला जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ वो हम यहाँ पर ओपन करेंगे। सो प्रीसेट डिटेल्स के अंदर सबसे पहले आ रहा है अनटाइटल्ड 1। अनटाइटल्ड 1 में ये है कि आप चाहे अपनी फाइल का नाम अभी दे लें या चाहे आप बाद में ऐड कर लें। उसके बाद सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टिल 1 माह गुजरने के बाद भी बच्चे कर रहे हैं वो ये कि आप यूनिट अपने सेट नहीं करते हैं। आपके जो भी यूनिट्स होते हैं आप सीधा यहाँ पर जाकर लिखना शुरू कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि फाइल बहुत छोटी सी ओपन हुई है, या बाकी के अगर गूगल से कुछ लेते हो तो जी वो बहुत बड़ा खुल रहा है। उसकी रीजन यही होती है आपने साइज शुरू में ठीक नहीं लिया हुआ होता। सो मेक श्योर कि यहाँ पर आपने सबसे पहले इंचेस में साइज लेना है। अभी तक हमने जितनी भी चीजें यहाँ पर बनाई हैं वो हम वो वाली बना रहे हैं जो अभी तक हमने सीखी हैं जो प्रिंट होनी है। अभी तक हम किसी भी उस चीज के ऊपर वर्किंग नहीं की जो सिर्फ वेबसाइट के लिए है। ठीक है,
सो मेक श्योर कि जितनी भी चीजें अभी तक हम कर रहे हैं वो इंचेस में ही बनेंगी। जब हम जाएंगे वेबसाइट वाली चीजों के ऊपर तो उस वक्त हम वो चीजें कर लेंगे। तो आपने इंचेस में करना है पहले यूनिट्स को, और फिर यहाँ पर कोई भी आपने साइज ओपन करना है। जैसे कि कल हमने बिजनेस कार्ड किया है तो बिजनेस कार्ड का आप साइज लिख लें, या मैं अभी फिलहाल के लिए साइज लिख रही हूँ यहाँ पर 5x7 इंचेस। ठीक है। ओरिएंटेशन आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंगली बनाओगे कि चाहे आप इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, चाहे आप वेक्टर ट्रेसिंग कर रहे हैं, चाहे आप लोगो कर रहे हैं, टी शर्ट कर रहे हैं, या बिजनेस कार्ड कर रहे हैं। अभी तक यही 4-5 चीजें हमने की हैं। अगर आपका डिजाइन जो है वो वर्टिकली जा रहा है तो आप वर्टिकल वाला पेज ओरिएंटेशन में सिलेक्ट करोगे। अगर आप Recording in क्योंकि progress. अभी सबके लैपटॉप्स इतने हाईफाई नहीं है। सो एक ही दफ़ा अगर आप 4-5 आर्ट बोर्ड्स ओपन कर लेते हैं और हर आर्ट बोर्ड के ऊपर एक बहुत ज़्यादा डाटा जा रहा है तो फिर आपका लैपटॉप स्लो हो सकता है। सो इलस्ट्रेशन की बारी में आपने हमेशा अपना जो सारा डाटा है वो एक एक इलस्ट्रेशन या एक एक आर्ट बोर्ड पे करना है। बिजनेस कार्ड का चूंकि साइज छोटा होता है और उसके ऊपर इतनी ज़्यादा हम वेक्टर वाली चीज़ें या गूगल से ला कर चीज़ें प्लेस नहीं करते हैं तो वो इतना हैवी नहीं होता, सिर्फ टेक्स्ट ही तो लिखना होता है। सो उसके लिए आप 2 आर्ट बोर्ड्स एक ही दफ़ा में ओपन कर सकते हैं। ब्लीड फिलहाल मैं आज रिवीजन में छोड़ी हूँ, अभी एंड पे टाइम मिलेगा तो मैं इसको ज़रूर आज करवा दूंगी, अदरवाइज कल, बिकॉज इसमें फिर आप लोग इसी के अंदर ही स्टक हो जाओगे। एडवांस सेटिंग्स में चलते हैं। कलर मोड। कलर मोड हमेशा एक बात को लिखकर याद रख लें कि RGB उस वक्त है जब कोई चीज़ प्रिंट आउट नहीं होनी है। एंड अगेन मैं बता रही हूँ, जो अभी तक हमने चीज़ें की हैं वो सारी की सारी CMYK में बनने वाली हैं, वो सारी की सारी प्रिंट होने वाली हैं। हम अभी तक किसी ऐसी चीज़ के ऊपर नहीं गए जो कि प्रिंट आउट नहीं होनी। जो आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आता है कि कलर बनने के बाद चेंज हो जाता है, तो वो इस वजह से कि आप उसे फेसबुक पे अपलोड करते हैं, सो वो स्क्रीन के कलर्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो कलर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनली वर्किंग कर रहे हैं, आपने चाहे फाइवर पे अपलोड करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, अपने CMYK में ही बनाना है अगर वो चीज़ प्रिंट आउट होनी है। और अगर कोई चीज़ प्रिंट आउट नहीं होनी तो वो RGB में बनेगी, वहां पर आपने ये वाली प्रैक्टिस नहीं करनी है। ठीक है। सो यही मेजर डिफरेंस है दोनों में। इसके बाद आ जाए रास्टर इफेक्ट्स पर। सो रास्टर इफेक्ट में हमेशा 300 ppi तक रखा जाएगा जब जो चीज़ें प्रिंट आउट होनी है, और स्क्रीन के कलर्स उस वक्त रखे जाएंगे, स्क्रीन की रेजोल्यूशन उस वक्त रखी जाएगी जब कोई चीज़ वेबसाइट के लिए है। ये आपने सेटिंग्स कर ली और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। जी मुबर्रा, वेक्टर इलस्ट्रेशन भी प्रिंट आउट होती है, बिल्कुल बुक्स में बनती है ना। बिल्कुल सुहेल, बिजनेस कार्ड फोटोशॉप में भी बना सकते हैं और इलस्ट्रेटर में भी बना सकते हैं। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि सिर्फ 2-3 ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी होता है कि आप इसी के अंदर बनाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेक्टर ट्रेसिंग कर रहे हैं या आप लोगो कर रहे हैं, या फिर आपने फ्लैट कलर्स के अंदर इलस्ट्रेशन करनी है, डिजिटल पेंट में नहीं करनी। सो डिजिटल पेंट जो है वो फोटोशॉप में होता है, और फ्लैट कलर्स के अंदर अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो आप फिर इलस्ट्रेटर में करेंगे। इसके अलावा हर चीज़ फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जिसमें आपका दिल चाहता है आप कर सकते हैं। जी वर्दा, स्क्रीन यूज फॉर वेबसाइट्स। वेबसाइट हो गई जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, या स्पेसिफिकली वेबसाइट्स, उन चीज़ों के लिए।
बट CMYK और RGB का ख्याल आप सबने बहुत ज्यादा रखना है। सादिया, गिग पर लगाने के लिए आप RGB में यूज कर सकते हैं, RGB में बनाएं और RGB में लगा दें, लेकिन क्लाइंट को देने के लिए अगर वो चीज प्रिंट आउट होनी है तो CMYK में ही देंगे। जी फायजा, बुक्स के लिए भी, बुक्स भी तो प्रिंट आउट होती है ना। रुकान, साइज का क्या बता दूं? सोबिया, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना पड़ता एक्सपोर्ट करते वक्त। क्यों आपने देखो चेंज करना है? ये मैंने वैसे ही अभी फुरकान रखा है, हम सिर्फ अभी रिविजन्स कर रहे हैं। नहीं, ई बुक्स वर्दा, ई बुक्स प्रिंट आउट नहीं होती है ना। और दूसरी चीज है, ई बुक्स की इलस्ट्रेशंस नहीं बनती, ई बुक्स डिजाइन होती हैं, वो हमारा फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर का काम नहीं है, वो हमारा इन डिजाइन का काम है। इलस्ट्रेशंस स्पेसिफिकली अगर कोई बंदा आपसे करवा रहा है तो उसने प्रिंट आउट ही करवानी है। जी सादिया, 72 ही रखेंगे। सदफ, अभी बेटा ये रिवीजन कर लें, लोगो वाली चीज फिर करते हैं। अदनान, हाँ जी बिल्कुल फायदा होता है उसका। फातिमा, कौन टेक्सटाइल डिजाइन के प्रिंट्स बनाना भी बता दीजिएगा। फातिमा, उनकी ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा जी, ये वाली चीज अब आपको समझ आ गई है। मेजर जो आप दो मिस्टेक्स करते हैं वो यही हैं कि एक तो साइज हमेशा इंचेस में लें, और दूसरा इसको CMYK में रखना है। जो जो चीजें प्रिंट होनी है, चाहे वो क्लाइंट को दे रहे हैं, चाहे देखो ये चीज क्लाइंट को नहीं पता, बट ये चीज आपको पता है कि आप किस कलर मोड के अंदर बना रहे हैं, और उसकी 100 कॉपीज अगर वो बेचारा प्रिंट आउट करवा रहा है, 200 कॉपियां उसने प्रिंट आउट करवानी है, सो आपकी इतनी सी सिली मिस्टेक से सारा का सारा डिजाइन, सारी की सारी चीजें खराब हो सकती हैं। और बाहर इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि अगर आपका डिजाइन खराब निकल आता है, चाहे कलर स्कीम है या चाहे और कोई मिस्टेक है, तो वो आपके क्लाइंट से ही पैसे चार्ज होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो आपको फ्री में कहेंगे अच्छा जी गलत रंग निकल आए हैं तो हम अगला प्रिंट निकाल देंगे, और उसकी अच्छी खासी कॉस्ट जो है वो क्लाइंट को पे करनी पड़ती है। सो प्लीज इन चीजों का ख्याल रखना है आपने जब आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जा रहे हैं। अक्सर क्यों FB पोस्ट को हम CMYK में रखेंगे? मुझे सब बच्चे अच्छा जरा बताएं जरा कि फेसबुक पोस्ट है उसे CMYK में बनाएंगे या RGB में बनाएंगे? हाँ बिल्कुल RGB में। अगर लोगो बनाना है तो लोगो RGB में बनाएंगे या CMYK में बनाएंगे? एंड अगर वेक्टर ट्रेसिंग कोई बंदा करवा रहा है तो इलिस्ट्रेशंस भी और टी-शर्ट्स भी हमेशा हम टी-शर्ट्स भी CMYK में ही बनेंगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा, या बिजनेस कार्ड है वो भी CMYK में बनेगा। जितनी अभी तक हमने चीजें पढ़ी है ना वो सारी की सारी CMYK में बनने वाली हैं। और इसमें कोई भी बच्चा, कोई भी क्लाइंट आपको ये नहीं बताएगा कि जी CMYK में बनाना है या RGB में बनाना है। अगर आप इतने स्टूपिड क्वेश्चंस किसी से करने लगेंगे ना तो वहां से ही आप पकड़े जाएंगे कि भी इस बंदे को नहीं काम आता, ठीक है। सो ये चीजें वो हैं जो आपको खुद से पता होनी चाहिए कि इस चीज का स्टैंडर्ड साइज क्या है, या इस चीज को मैंने किस में बनाना है, या इसका कलर मोड कितना रखना है, या इसकी रेजोल्यूशन कितनी रखनी है। वरना वो क्यों बताएगा? लेट्स सी कि अगर एक बंदा कहता है कि मुझे एक बिजनेस कार्ड बनाना है, तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि बिजनेस कार्ड ने प्रिंट आउट होना है या नहीं होना। वो क्यों बताएगा? एक क्लाइंट आपके पास आ रहा है इलस्ट्रेशन बनाने के लिए, सो ऑब्वियसली उसने वो चीज प्रिंट आउट करवानी है।
वो आपको ये तो नहीं बताएगा ना कि ये मेरी इलस्ट्रेशन है और ये मैंने प्रिंट आउट भी करवानी है और ये मुझे इसको 300 रेजोल्यूशन में रखिएगा, ऐसा नहीं होता। आपको चीज के नाम से ही पता चल जाना चाहिए है कि वो चीज प्रिंट आउट होनी है या नहीं होनी है। अच्छा फातिमा देखो, लोगों की जहां तक बात है कि लोगों वेबसाइट पे भी लगते हैं और प्रिंट आउट भी होते हैं, सो डिजाइन आपने CMYK में ही करना है। जब आप उसे फाइनल फाइल्स देने लगेंगे तो उस वक्त आप एक RGB वाली फाइल भी दे सकते हैं। या नॉर्मली क्या होता है कि क्लाइंट आपसे हमेशा उसकी लोगो की सोर्स फाइल डिमांड कर लेता है, सो उसने जो भी उसकी कलर शेलर चेंज करने होंगे, उसको 8GB में करना होगा, वो खुद भी कर सकता है। बट आपका जो काम है वो ये कि आप उसे CMYK में ही करके देंगे, वरना किसके चार्जेस अलग होंगे। नहीं बेटा, सिर्फ कलर मोड ही तो चेंज करना है। सोर्स फाइल के पैसे जब आप ले रहे हो तो कलर मोड चेंज करने के पैसे थोड़ी लोगे। जी फुरकान, सोर्स फाइल AI फाइल होती है जो एडिटेबल होती है। अच्छा जी, होपफुली कि ये वाला पैनल अब अच्छे तरीके से सबको समझ आ गया होगा और इसमें अब आप आइंदा कोई भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, सो मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया। जब यहाँ पर क्रिएट करके एक पेज खुल गया है, सो अब जल्दी जल्दी ना मैं आप लोगों से भी पूछती जाऊंगी, बिकॉज हम उन्हीं टूल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे जो आप लोगों को नहीं आते हैं। सो वन बाय वन स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। सिलेक्शन टूल, अब मुझे बताएं कि भी सिलेक्शन टूल के साथ हम क्या क्या काम कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ बोल बोल के ही रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग अगर आज के वैसे नोट्स बना लो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि एक दफ़ा ना आपको पूरे इलिस्ट्रेटर के सब टूल्स का पता चल जाएगा कि आपने एक ही जगह रखे हुए हैं। सो भाई सिलेक्शन टूल के साथ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो पिक्चर है, चाहे वो कोई आपने वेक्टर से एनिमल ड्रॉ किया हुआ है, चाहे वो पेन टूल से कोई चीज़ ड्रॉ की हुई है, चाहे वो बेसिक शेप्स में से कोई चीज़ है, सबके ऊपर सिलेक्शन टूल एक ही तरह वर्किंग करेगा। हम इसे मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, हम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बड़ा या छोटा, हम इसे रोटेट कर सकते हैं, हम इसकी कॉपी ले सकते हैं, और क्या काम कर सकते हैं, हाँ डिलीट भी कर सकते हैं, कह लो सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करें तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाएं, और एक और बात कि हम इसे सारे कॉर्नर्स के साथ राउंडेड में भी चेंज कर सकते हैं। रेक्टेंगल है तो वो राउंडेड रेक्टेंगल हो जाएगा, या कोई और शेप है तो उसके भी अगर कॉर्नर्स आप राउंड करना चाह रहे हैं तो सब कॉर्नर्स को अगर आपने राउंड करना है तो वो इस टूल के साथ हो सकता है। अब आ जाओ भाई डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ हम क्या काम कर सकते हैं। अब इसके साथ क्या है, हम इसे ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, हम इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे हम दो कॉर्नर्स को पकड़ के कर लें, चाहे हम एक कॉर्नर को पकड़ के कर लें। अगर हमने किसी एक कॉर्नर को या दो कॉर्नर्स को राउंड करना है तो हम इस टूल के साथ कर सकते हैं। अच्छा, पीछे भी किसी ने पूछा था कि कॉपी लेना बता दें। सो कॉपी लेने का क्या तरीका है कि आपने कोई भी चीज ड्रॉ की, जैसे मैंने अभी एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, सिलेक्शन टूल लिया। एक आसान तरीका तो क्या है भाई, Ctrl+C एंड Ctrl+V। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्शन टूल से ऑल्ट प्रेस करें और ड्रैग करें तो ये कॉपी आ जाएगी। ठीक है, थर्ड क्या तरीका है, अगर आप एग्जैक्टली इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कॉपी लेना चाह रहे हैं, सिलेक्ट किया, ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस किया,
ठीक है, और लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग किया तो ये कॉपी आ जाएगी, रिलीज कर दिया सो वहां पे ही वो रुक जाएगा। कॉपी लेने की अगर प्रैक्टिस अपने एक बार करनी है तो जल्दी से कर लें। ओके तारा, मैं कंट्रोल डी वाला भी बताती हूँ। कॉपी ले लें एक बार, फिर आगे चलते हैं कंट्रोल डी वाली चीज की तरफ। जल्दी से लेकर बताएं मुझे कॉपी, प्रैक्टिस करते रहना है आज साथ साथ। अच्छा जी, अब जो कंट्रोल डी वाली चीज है वो क्या है कि अगर आपने एक बार कॉपी ले ली है ऑल्ट के साथ और आप चाह रहे हैं कि नेक्स्ट कॉपीज सेम इसी डिस्टेंस के साथ आती जाए, तो आपने एक बार कॉपी ले लेना है और आगे कंट्रोल डी प्रेस करना है। सो जिस डायरेक्शन में आपने एक बार कॉपी ली थी वो उसी डायरेक्शन में दे देगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर 2 और कॉपीज ले ली हैं, अब मैं ये चाह रही हूँ ये नीचे की तरफ को आ जाए। सो एक मैंने ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके कॉपी ले ली, अब मैं ये चाह रही हूँ इसी डिस्टेंस के साथ आगे भी कॉपीज आए, तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो आगे भी कॉपीज आती जाएंगी। ठीक है, देन है हमारे पास चीज मैजिक वेंड टूल। सो मैजिक वेंड स्पेसिफिकली क्या काम करता है कि अगर एक सिंगल कलर है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपने सिलेक्ट करके कलर को चेंज करना है, चाहे आपने सिलेक्ट करके कलर को डिलीट करना है, तो आप वो काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस चीज को समझाने के लिए इधर से सिंबल स्प्रेयर ओपन कर रही हूँ। आई थिंक मैं उसको ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगी। फिर सिंबल लाइब्रेरीज में से जाकर मैंने ये एक फ्लावर ओपन किया, कोई सा भी हो सकता है। लेट्स सी, हमने ये वाला लेना है, ठीक है। अभी मैं इसे सिर्फ इसलिए ले रही हूं कि मेरा टाइम सेव हो जाए। आप इसको सिंपली स्क्वायर्स ड्रॉ करके भी ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक डिजाइन है जिसके अंदर, या मेरे पास एक इलस्ट्रेशन है जिसके अंदर ये वाले फ्लावर्स बने हुए हैं, और क्लाइंट मुझे कहता है कि मुझे ये पेटल के कलर्स पसंद नहीं आ रहे हैं, आप इनको चेंज करते हैं। सो अब मैं इनको चेंज करने लगूं तो मुझे कितना टाइम लगेगा कि मैं 1 बाय 1 यूं करके चेंज करूं, फिर मैं अगले पर जाऊं और फिर मैं उससे चेंज करूं। सो ये वाला आप टाइम सेव करने के लिए मैजिक वेंड यूज कर सकते हैं। सो मैजिक वेंड आपने लिया और ये वाला जो ग्रीन कलर है, ये सब इसके लीव्स में यही आ रहा है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया और उसने ऑटोमेटिकली जहां जहां पर वो ग्रीन कलर था उस सारे को सिलेक्ट कर दिया। सारे को सिलेक्ट किया, अब मैं एक सिंगल क्लिक पर उन सबके कलर चेंज कर सकती हूँ। बस ये काम था, ठीक है। तो आपका काम इजी हो जाता है इससे। करके देखें और मुझे बताएं। मदीहा सिलेक्शन टूल के साथ बेटा, जो अभी कॉर्नर्स किए हैं। अब सिंपली देखो मैंने अभी क्या बात की है कि मैं अभी अगर चाहे ये लिया हुआ है मेरे पास मल्टीपल स्क्वायर्स हैं या जो भी चीज है आपके पास,
मेरे पास ये वाले डिजाइन में कलर्स आ रहे हैं और क्लाइंट मुझे कहता है कि इन सब का आपने कलर चेंज करना है। सो बजाय से कि आप एक को सिलेक्ट करें और फिर जाकर कलर चेंज करें, उसकी बजाय अगर आप मैजिक वैंड यूज करते हैं, जो कलर्स आपने चेंज करने हैं और आपकी इलस्ट्रेशन में या आपके डिजाइन में वो मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा है और उस सारे का कलर आपने चेंज करना है, सो आप मैजिक वैंड लें, उस कलर पे सेलेक्ट करें, इकट्ठा सारा कलर सेलेक्ट हो गया, आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। करें और मुझे बताएं। मदिहा रोटेट वाले टूल पे भी आते हैं तो फिर करते हैं। जी वर्दा। अनम, आप फिलहाल बेटा सिंबल लेने की बजाय जैसे मैंने यहाँ पर स्क्वायर्स बनाए हैं, आप इसी के साथ ही कर लो। इरम, मैजिक वैंड इसीलिए होता है कि अगर कहीं पर भी मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं और आप उस सारे को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। आगे चल रही हूं मैं। आगे है जी हमारे पास पेन टूल्स, और पेन टूल सबको आता है। शमा, मैंने ऑलरेडी बेटा कहा है कि इस वक्त उस टूल के ऊपर फोकस रखें, ना कि अभी आप स्प्रे वाले टूल के ऊपर जाएं। अगर आपको स्प्रे वाला टूल यूटिलाइज नहीं करना आ रहा, सो जस्ट लीव इट। जब हम उस पर पहुंचेंगे मैं वो भी बता दूंगी। मुझे अभी पेन टूल का बताएंगे। सबको सारी चीजें पेन टूल की क्लियर हैं? वेरी गुड, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। ये वाला भी सेम वैसा ही है कर्वेचर, तो मैं इसको भी फिलहाल के लिए स्किप कर रही हूँ। टाइप टूल का मुझे बता दें कि ग्रेडियंट वाला मैंने अभी बता देती हूँ मैं दोबारा से। बाकी इस टाइप टूल के अंदर की सारी चीजें आप सबको क्लियर हैं? टेक्स्ट में कलर का मैं अभी बता देती हूँ। ओके अली, मैं टच टाइप टूल। ओके, मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ अभी के लिए। टच टाइप टूल का अभी अली ने कहा तो वो कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, चाहे आप कोई सा भी डमी टेक्स्ट लिख लें या चाहे आप कुछ लिखना चाह रहे हैं आप वो लिख लें। और मैं ज़रा चैट ऑफ कर रही हूँ ताकि सब ज़रा ध्यान से देख लें। अच्छा जी, यहाँ पर ये है, मैंने ये लिख लिया। एंड इसके बाद टच टाइप टूल की अगर आप बात कर रहे हो तो उसके नेम से ही पता चलता है कि टच टाइप टूल क्या काम करता है। आपने टच टाइप टूल सेलेक्ट किया
और किसी भी एक करेक्टर को आप टच करें, मतलब उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक प्रेस करें और आप उसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर मैं ई को छोटा करना चाह रही हूँ तो मैं ई को छोटा कर सकती हूँ और बाद में एरोस के साथ उसे साथ साथ भी कर सकती हूँ। इस तरह से ये बड़ा छोटा टच टाइप टूल करता है। अच्छा, अभी हमना ने कह रही है कि हाउ टू राइट टेक्स्ट इन एनी शेप। सो किसी भी शेप के अंदर टेक्स्ट लिखना कैसे लिखते हैं, एरिया टाइप टूल से। ठीक है, यहाँ पर आप उसका एंगल भी देख लोगे, जो आइकन बना हुआ है वो भी ऐसे ही है कि एक शेप ड्रॉ हुई हुई है और उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। सो लेट सपोज आप एक बैलून की ही शेप बनाना चाह रहे हैं, सो वो शेप आपको खुद बनानी पड़ेगी। आप एक क्लोज शेप रखें जैसे ये है, और इसके अंदर आपने टूल ठीक सेलेक्ट करना है। ये मिस्टेक्स तब होती हैं जब आप टूल सेलेक्ट नहीं करते हो। एरिया टाइप टूल ले लिया और अंदर वाली साइड पर आकर आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, सो वो एक ब्लिंक आइकन आने लग जाएगा और आप उसके साथ टेक्स्ट लिख सकते हैं, या फिर आपका ऐसे डमी टेक्स्ट आ जाएगा। अब डमी टेक्स्ट में भी ये है कि ऑब्वियसली आपने इसे रिमूव ही करना है। एग्जैक्टली ये भी बैलून की शेप नहीं बन रही क्योंकि मेरा टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हुआ है। सो आप टेक्स्ट का साइज छोटा करें और एग्जैक्टली वो वाली शेप को ले आए, तो वो बिल्कुल बैलून वाली शेप ही आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार करके देखें ये दोनों टूल्स और फिर मुझे बताएं। टच टाइप टूल भी एंड एरिया टाइप टूल भी। टेक्स्ट बॉक्स के बैकग्राउंड में कलर का बता दें, तो अगर आप सेम बैकग्राउंड रखना चाह रहे हो टेक्स्ट बॉक्स का, तो आप उसी के अंदर ही सेम वही वाला पहले ही उसकी कॉपी कर लो और उसमें कलर फिल कर लो। जैसे कि ये वाला था ना, तो मैं इसी की ही, जब मैंने टेक्स्ट लिखने की बजाय मैं इसी की एक और कॉपी ले रही हूं और इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख लेती हूँ ऐसे, और इसको मैं पीछे रखना चाह रही हूँ एज अ बैकग्राउंड, तो मैं कोई सा भी कलर फिल करके इसको पीछे रख सकती हूँ। बट थोड़ा सा वो बड़ा करना पड़ेगा ताकि मार्जिन की जगह बच जाए और वो एग्जैक्टली उसके साथ साथ ही ना रहे, ऐसे करके। सादिया, पेन टूल का एग्जैक्टली मुझे वो चीज बताओ जो आपको नहीं आती है। यहाँ पर भी देखो सबने चीज बताई है ना, ओवरलैप अदील क्यों हो जाता है? ऑब्वियसली देखो ये दो शेप्स है ना, आपका टेक्स्ट ऊपर रहेगा और जो शेप है आपकी वो नीचे है। मैं सबको सब कुछ बताऊंगी, बट प्लीज ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करें और जो चीज मैं फिलहाल बता रही हूँ उसी की प्रैक्टिस कर लें। बिकॉज अगर आप ऐसे करते रहोगे ना, ये बता दें ये बता दें, तो फिर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपका फोकस सिर्फ लिखने पर रहेगा। सादिया बेटा, मैं इस वक्त इतनी जल्दी मैं वेक्टर ट्रेसिंग नहीं बता सकती हूँ। वेक्टर ट्रेसिंग तो इतना इजी काम है, मैं अगर टाइम मिलेगा मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी। वो सिर्फ आपने क्लोज शेप्स बनानी होती हैं। शम्मा, वो इस वजह से आ रहा है नो कंपाउंड वाला मसला, क्योंकि सी आप एरिया टाइप टूल सेलेक्ट करते हैं और आप सेंटर में आकर क्लिक करते हैं। ये बेटा ये वाली चीज तो हमने बहुत शुरू में डिस्कस की थी। आई डोंट नो कि इतना सब कुछ आप क्यों भूल चुके हैं। जब भी आप सेंटर में क्लिक करेंगे यही प्रॉब्लम आएगा। आपने यहाँ पर ये जो पाथ लिखा हुआ है या ये जो आउटलाइन बनी हुई है, इसके साथ आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है, सिंपल।
एंड हमेशा ये बात भी याद रखें कि जब आप किसी भी शेप के अंदर टेक्स्ट लिख लेते हैं तो उसकी आउटलाइन रिमूव हो जाती है, क्योंकि इस टूल का पर्पस ये है कि वो आपके टेक्स्ट को उस शेप के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ऑब्वियसली वो शेप के अंदर जब कन्वर्ट करेगा तो उसका कलर वो रिमूव कर देगा। इफ यू वांट कि पीछे से कलर रहे और शेप के अंदर टेक्स्ट भी रहे, तो जैसे मैंने इसकी पहले ही कॉपी कर ली थी, आप उसकी कॉपी कर लें और उसको बाद में बैक कर दें, सेंड टू बैक कर दिया, ठीक है। अयूब लेटर वाला क्या बताऊं? अच्छा, अब आगे चल रही हूं कि ग्रेडियंट कलर आप किस तरह से कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर, चाहे वो मॉन्स्टर वाला था या चाहे वो कोई भी था, और उसके अंदर आप कलर किस तरह से कर सकते हैं। तो सिंपली आपने एक टेक्स्ट लिखना है टाइप टूल के साथ, ठीक है। और मैंने कल भी रिपीट किया था कि जब भी आप टेक्स्ट के अंदर ऐड करने लगते हैं कुछ भी शेप या फिर कुछ मास्किंग अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर आप उसके अंदर कोई इफेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं या आप ग्रेडियंट ऐड करना चाह रहे हैं, मेक श्योर करें कि वो आपने बोल्ड लिखा हुआ हो। जिस तरह अभी ये मैंने मायरेट प्रो में लिखा हुआ है इतना कम, तो इसके ऊपर आप कोई भी इफेक्ट लगा लेंगे तो वो उसका मजा नहीं आएगा, बिकॉज वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होकर आपके सामने आएगा। सो मेक श्योर करें कि वो बहुत अच्छा सा बोल्ड हुआ हो और फिर आप उसके ऊपर लिखें। सो मैं अभी अगेन एरियल ही ले रही हूँ ताकि हम टाइम सेव कर पाए। मैंने एरियल ब्लैक ले लिया ताकि वो अच्छा सा बोल्ड होकर आ जाए। अब टेक्स्ट चूंकि टेक्स्ट है, वो शेप नहीं है, हमेशा ग्रेडियंट अप्लाई होता है शेप के अंदर। सो ये टेक्स्ट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा जो भी मैं इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रही हूँ। मैंने ग्रेडियंट वाली विंडो भी ओपन कर लेती हूँ, ये है, ठीक है। सो मैं यहाँ से कुछ भी अप्लाई कर रही हूँ, इसके ऊपर कोई भी चीज अप्लाई नहीं होगी है जब तक कि ये आउटलाइन में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और आउटलाइन में कन्वर्ट होने का क्या मतलब है कि ये एक शेप के अंदर कन्वर्ट हो गया है। सो मैं इसकी पहले से एक एक्स्ट्रा कॉपी ले रही हूँ ताकि अगर मेरा काम खराब हो जाता है तो मुझे बार बार लिखना ना पड़े, मेरे पास उसकी एग्जैक्टली कॉपी पड़ी हुई हो। कॉपी लेके साइड पे रख दी, ये है। राइट क्लिक किया और क्रिएट आउटलाइंस में कन्वर्ट कर दिया, या फिर उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट ओ। जब मैंने ये प्रेस कर दिया, अब जो मेरा टेक्स्ट है ये कन्वर्ट हो गया है आउटलाइन के अंदर। अब इसके अंदर मैं ग्रेडियंट अगर अप्लाई करूंगी तो ये हो रहा है, ठीक है। अब होता ये है कि बाय डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट आ रहा है और ये हर करेक्टर के अंदर एक अलग ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट। सो ये इस तरह का ग्रेडियंट अप्लाई नहीं करते हैं। बहुत सारे बिगनर ये गलती करते हैं कि आप ये ग्रेडियंट अप्लाई करते हो तो वो पता चल जाता है कि भाई किसी बिगनर ने काम किया हुआ है। हमेशा ग्रेडियंट को ग्रेडियंट टूल के साथ अप्लाई करें। एक बार आपने यहाँ से अप्लाई कर दिया, देन आप ग्रेडियंट टूल लें और इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करें। इस तरह से करना चाह रहे हो, ऐसे करना चाह रहे हो, जैसे भी आपने करना है। अब बात आती है कि आपने एग्जैक्टली उस इमेज के जैसा कलर कैसे लेकर आना है। सो उस इमेज को हम लेकर आते हैं यहाँ पर। मैं मॉन्स्टर वाले कलर्स कर रही हूँ क्योंकि उसमें 2 कलर्स थे। ठीक है, इसके ये जो ग्रीन वाला कलर है मैं ये करना चाह रही हूँ। इस सारे को सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर पकड़ा, एक बार इधर जो लाइटेस्ट एरिया है वहां पर रख दिया, ठीक है। इस फिल को पकड़ा, लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और ग्रेडियंट के पार्ट पे ड्रॉप कर दिया। व्हाइट वाले को अब मैं नीचे कर सकती हूँ, रिमूव कर दिया। अब ये वाला जो एरिया है डार्केस्ट वाला, इधर क्लिक किया, रखा, फिल को पकड़ा और इधर ड्रॉप कर दिया और ब्लैक वाले को नीचे को ड्रैग कर दिया ताकि वो हो जाए। अगेन वो वैसे ही आएगा
कि हर कैरेक्टर में अलग अलग, तो आपने इसको सेट करना है। जैसे ये देखो यहाँ पर लाइट आ रहा है और नीचे सबके ग्रे आ रहा है, तो इसी तरह से ही आपने भी इसको रखना है। जितना आप दिखाना चाहते हो इस तरह रख रही हूँ तो वो बहुत ज्यादा आ रहा है, लाइट वाले एरिया का पता ही नहीं चल रहा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर रही हूँ ताकि ग्रीन का जो डार्क पार्ट है वो थोड़ा सा नीचे चला जाए। एक बार इसको अप्लाई करें और फिर मुझे बताएं। अच्छा मुबर्रा, वो भी अभी बताती हूँ, ये वाला भी कर लेना फिर देखते हैं उसको भी एम को। तहरीर मैं वही आपको बताने लगी हूँ। मैं एक वो वाला फॉन्ट ले लेती हूँ जरा, कोई इससे सिमिलर, और फिर बताती हूँ। तब तक आप सब उसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा मैं अभी क्वेश्चंस नहीं देख रही हूँ आपके, मैं सिर्फ ये डाउनलोड कर लूँ फिर मैं आप लोगों की चीजें देखती हूँ। अच्छा जी, अब अस्मा बेटा जल्दी नहीं आगे हो आप। ग्रेडियंट में कलर नहीं आ रहे क्यों, शमा कलर क्यों नहीं आ रहे हैं? अच्छा जी, ये फॉन्ट है और मैंने अभी जल्दी से बस जो ढूंढा है, ठीक है, ये वाला है। अब सी कि इसको हमने किस तरह से इस शेप के अंदर लेकर आना है, और ये सारा का सारा आपके कंट्रोल में है। अगेन आप इसको कन्वर्ट कर लें आउटलाइन में। मैं अगेन इसकी एक कॉपी ले रही हूं यहाँ पर, ठीक है, आउटलाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और अब आप हर एक पार्ट को अनग्रुप करके सेपरेट कर सकते हैं। अब एम जो है वो थोड़ा सा इस साइड पर, लेफ्ट वाली साइड पे थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ है। सो भाई इसे सिलेक्शन टूल के साथ हम इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। ओ बहुत छोटा सा करके लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे कर लें, और वो इसके साथ है। एन अगेन बड़ा करके लिखा हुआ है, एस फिर छोटा करके लिखा हुआ है, और थोड़ा
सा इस वाली साइड पर आए। टी इसी के साथ है, एस को थोड़ा सा और इधर कर रही हूं। ई अगेन छोटा करके लिखा हुआ है, और आर अगेन बड़ा है। ठीक है, अगर आप लोग कल यही वाली सिर्फ सेटिंग्स भी कर लेते ना तो काफी सारी चीजें बेहतर हो जाती। जिन बच्चों ने बहुत अच्छा किया हुआ था, मैंने कल उनके कमेंट पढ़े, 2-3 बच्चों ने ये कहा हुआ था जी हमें फॉन्ट नहीं मिल रहा था, हमने वेक्टर ट्रेस किया हुआ है। वेक्टर ट्रेस करना इज अ वेरी इजी टास्क बेटा। सही चीज तो ये थी ना कि आप टेक्स्ट के साथ करते ताकि आपको वो चीज करनी आती एग्जैक्टली कि हो क्या रहा है, कलर टेक्स्ट के ऊपर आपने इफेक्ट कैसे देना है। वेक्टर ट्रेस तो फिर कोई भी कर लेगा। अब बात है कि इन्हें स्ट्रेच किस तरह से करना है। सो कैसे करना था कि जो हम ये वाला जो एम लंबा हुआ है वो हम कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ इसको पकड़ें और इसको अपने नीचे वाली साइड पर ड्रैग कर दें। ठीक है, ऐसे करके जितना भी आपने करना है। इनफैक्ट अगर ये जो कोना आ रहा है यहाँ पर सारे एंकर पॉइंट्स हैं, सी अगर बड़े करके मैं दिखाऊं, इनको आप डिलीट कर सकते हैं डिलीट एंकर पॉइंट के साथ। और ये वो सारे टूल्स हैं जो हमने किए हुए हैं और आपको आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये है, इसको थोड़ा सा हैंडल्स के साथ पकड़ के मैं बाहर को कर रही हूं। तो ये क्या काम आपको नहीं आता था कल, आता था ना। आप इसी के साथ ही सारी चीजें बेहतर कर सकते हो। एन है, एन को भी ऐसे ही स्ट्रेच करो और वहां से करो। अगर आप सिंपल ये वाली चीजें कर लो, आप इसी टेक्स्ट को सेम ऐसी लुक एंड फील दे सकते हो। ठीक है, तो ये इजी था। अब अगेन मैंने सारे को सिर्फ एम से तक ही रख रही हूँ, इस सारे को सिलेक्ट किया और जो ग्रेडियंट मैंने लगाना है भाई मैं इसी के ऊपर भी लगा सकती हूँ, ऐसा तो नहीं है ये इसके ऊपर नहीं लगेगा। एम है, ऊपर वाला था, यहां पर ड्रॉप किया, नीचे वाला है, यहां से डार्क कलर ले रही हूं, इसको यहां पर रखा। ठीक है, ग्रेडियंट टूल लिया और इस तरह करके सबके ऊपर इकट्ठे ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। ठीक है, यूं से। सो वो आपका वही वाला इफेक्ट आ जाता। बाकी ये जो व्हाइट एरियाज हैं ये तो आप बना सकते हैं आराम से पेन टूल के साथ भी। सो ये क्या चीज आपको नहीं करनी आती थी, टेल मी। ये सारे टूल्स हमने किए हुए हैं ना, पेन टूल भी किया हुआ है, आपको डायरेक्ट सिलेक्शन का भी पता है कि वो क्या क्या काम करता है, आपको ये भी पता है कि आप डिलीट एंकर पॉइंट कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये आता है कि आप परेशान हो जाओ और आपको समझ ना आए कि ये काम अब होगा किस तरह। आकाशा फिर कैसे काम कर रहा है आपका ग्रेडियंट? आई होप कि अब फ्यूचर में कभी भी आपके पास कोई भी क्लाइंट आ रहा है और आपको इनफैक्ट फॉन्ट नहीं मिल रहा तो आप इजीली डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ उस सिमिलर फॉन्ट को लेकर भी बना सकते हैं। इनफैक्ट ये जो आपको ओ नजर आ रहा है हम इसको भी ठीक कर सकते हैं भाई। ये देखो मैंने इसे सेलेक्ट किया, मेरे पास यहाँ पर सारे ही अब फॉन्ट नहीं रहा ना, सारे के सारे हमारे पास टूल्स हैं और सारे के सारे एंकर पॉइंट है। मैं इन सबको डिलीट करती जाऊं यहाँ से, तो ये सेम वैसी ही लुक दे देगा। आप सब परेशान होना शुरू हो जाते हो कि ओहो भाई ये तो अब फॉन्ट ही वैसा नहीं मिल रहा, तो हम तो शायद वैसा काम कर ही नहीं सकते हैं। हैंडल्स आपके पास पड़े हुए हैं, आप सारे काम उसी के साथ ही उसी फॉन्ट को आप एग्जैक्टली वैसी फील दे सकते हो। अहमद कोई मसला नहीं है बेटा, मैंने कौन सा सेम फॉन्ट ढूंढा है, बट हम सिमिलर फॉन्ट कर सकते हैं। मैंने कभी आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि आपने सेम फॉन्ट के साथ करना है, बट हम बहुत हद तक देखो मेरा भी ये वाला फॉन्ट था, ये कितना डिफरेंट है जो मैंने अभी ओ और एम को फीलर दिया, ये वाला दे दिया ना सिर्फ टूल्स की मदद से।
सो आप भी ये सारे काम कर सकते हैं। जो अच्छा बच्चे पूछ रहे हैं कि जी ये ब्लैक वाला अब शेडो किस तरह से आ रहा है, सो मैंने तो पहले ही आपको कहा था कि आप चाहे तो इस ब्लैक शेडो को खुद बना लें, उसमें क्या मसला है, पीछे से ट्रेस कर लेते। अदरवाइज क्या उन्होंने क्या किया हुआ है कि आप इसी की कॉपी ले लें, पीछे रख लें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इसका कलर मैं ये वाला दे रही हूँ, सेंड टू बैक कर लिया, ओके। और इसके ऊपर मैंने आउटलाइन अप्लाई कर ली थी, ठीक है, आउटलाइन कर ली थी ताकि वो उससे थोड़ा बड़ा दिखने लग जाए। आपको जैसे इजी लगता है, अगर आपको लग रहा है कि भाई आप खुद से ये वाली शेप सारी ड्रॉ कर सकते हो पेन टूल की मदद से भी, तो आप पेन टूल से कर लो। किसी चीज में कोई रोक टोक नहीं होती है, सिर्फ एंड रिजल्ट अच्छा चाहिए होता है, ठीक है। सो अब मैं आगे चल रही हूँ, हमने इस पे काफी टाइम लगा दिया। आई होप सो कि अब आप लोगों को कलर करना, ग्रेडियंट करना इसके अंदर आ गया होगा। सो आगे चलते हैं। अगला अब मुझे बताएं कि ये वाले लाइन टूल वाले सारे आते हैं, ये तो बहुत इजी से थे और एसएच ये इतने ज्यादा यूटिलाइज भी नहीं होते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इन्हें रिपीट करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे है हमारे पास रेक्टेंगल टूल वाले। आई होप सो कि ये भी सबको आता है भाई, ये तो सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था वो इसी से किया था। व्हाइट शेडिंग अस्मा, पेन टूल से बेटा क्लोज शेप्स बनाएं और उसमें व्हाइट कलर कर दें। फ्लेयर इब्तिहाज छोड़ दो, उसकी नहीं जरूरत पड़ती है। अच्छा, इसके बाद है आगे हमारे पास पेंट ब्रश। ब्रशेस बनाना आते हैं ना, या उनमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। अरेंज कर्वेचर टूल बेटा सेम पेन टूल जैसा है। लास्ट टू बता दें। ओके, मैं लास्ट वाले टू ब्रशेस बता रही हूँ कि किस तरह से बनाए जाते हैं। इनको जरा कलर्स के टैब को खत्म करते हैं और ब्रशेस की तरफ आते हैं। मैं चैट ऑफ कर रही हूँ ताकि आप सब देख लो। अच्छा जी, सो ब्रशेस की तरफ आ रहे हैं। मैं सारे ही ब्रशेस एक बार रिपीट कर देती हूँ, फिर आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर लेना। पेंट ब्रश का क्या है कि पेंट ब्रश और ब्लॉब ब्रश में फर्क ये है कि पेंट ब्रश आप यूज करते हैं एज अ आउटलाइन, ठीक है। जो भी चीज होगी वो एज अ आउटलाइन वर्किंग करेगी, सी। और ब्लॉब ब्रश जो है वो एज अ फिल वर्किंग करता है। मैंने ब्लॉब ब्रश लिया, साइज इंक्रीज किया ब्रैकेट्स की मदद से, और अभी देखो आउटलाइन में है, लेकिन जैसे ही मैं सेलेक्ट करती हूँ ये ऑटोमेटिकली फिल के अंदर चला जाता है। सो ये दो मेन डिफरेंसेस हैं। सो जो पेंट ब्रश टूल है जो आउटलाइन के तौर पर हम यूज करते हैं, हम ये वाले ब्रशेस काफी सारे हमारे पास इलस्ट्रेटर में भी बने बनाए पड़े हुए होते हैं, और हम कुछ ब्रशेस को खुद भी बना सकते हैं। सो मैं क्या काम कर रही हूँ कि मैं ब्रशेस विंडोज में जाकर ब्रशेस ओपन किया और उसकी शॉर्ट की है F5, और यहाँ पर हमारे पास कुछ ब्रशेस बने हुए हैं, और नीचे आ जाएं तो इधर इनकी लाइब्रेरी भी है, ब्रश लाइब्रेरीज मेन्यू, इसके ऊपर क्लिक करें। सो ये वाले जो हमारे पास एक लिस्ट आ रही है 8-10 ब्रशेस की, ये सारों के अंदर आपके बने बनाए ब्रशेस पड़े हुए हैं। जैसे अगर आपको बॉर्डर्स लेनी है, मैं जरा ये ग्रेडियंट खत्म कर लूं और फिर मैं आपको बता, जैसे हमारे पास यहाँ पर हम बॉर्डर्स लेना चाह रहे हैं, आर्टिस्टिक कुछ ब्रशेस हैं, कैलीग्राफिक के लिए पेंट ब्रशेस हैं, एरोज हैं, हम इन सबको यूटिलाइज कर सकते हैं। चाहे हम बेसिक शेप्स के ऊपर करें, चाहे हम पेन टूल से कुछ ड्रॉ करके करें, या चाहे हम वैसे ही फ्री हैंड यूज करना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी, मैंने एक सर्कल बनाया है और मैं यहाँ से इस लाइब्रेरी में से जाकर बॉर्डर अप्लाई करना चाह रही हूँ। बॉर्डर फ्रेम्स कर देते हैं। मेरे पास एक सेपरेट विंडो ओपन होगी इसकी, ये वाली, ठीक है। मैं बॉर्डर फ्रेम्स के ऊपर अभी क्लिक किया है। अब फ्रेम्स पे आप जाते हो तो इधर आपके पास जो लाइब्रेरी आई है, इधर काफी सारे आपके पास ब्रशेस आ रहे हैं। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो वाला ब्रश आपके पास
आपके सर्कल में, आपकी शेप में या आउटलाइन में आ जाएगा। जी, ये है वुड वाला। एक ये है, जो भी आप लेना चाहते हैं इस लाइब्रेरी में से आप चेंज करके ले सकते हैं। जैसे अभी ये मैंने स्कैटर्ड वाले लिए हैं, तो आप जो भी करना चाहें इनके साथ इन्हीं को यूटिलाइज करते हुए आप लाइब्रेरी में से भी ले सकते हैं। अब बात आ गई कि अगर आपने खुद से कस्टम ब्रशेज अगर आप बनाने हैं तो वो आप किस तरह से बनाएंगे। तो अब यहाँ पर जाएं, डस्टबिन के साथ एक आइकन आ रहा है न्यू ब्रश का, आप इस न्यू ब्रश के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास ये विंडो ओपन होकर आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ है कि आप 5 डिफरेंट टाइप के ब्रशेज बना सकते हैं। सबसे पहली टाइप है जी कैलीग्राफिक ब्रश। कैलीग्राफिक ब्रशेस वो होते हैं जिनसे आप कैलीग्राफी कर सकते हैं। मैंने इसे सेलेक्ट किया है और ओके पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ये वाली विंडो ओपन होकर आ जाती है जहां पर लिखा हुआ है कि जी आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं। तो एंगल मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि कैलीग्राफिक में हमेशा जो यूज होता है दैट इज 45 डिग्रीज। सो 45 डिग्री का आपने एंगल ले लिया। राउंडनेस आपकी मर्जी है कि जितनी भी आप रखना चाहते हैं, साइज भी आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं और ओके का बटन प्रेस कर दिया। ये आपका एक 30 नंबर का ब्रश बनकर आ गया है। मैंने पेंट ब्रश लिया है और आप अब इसके साथ जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर हमारे पास ब्रश है जी स्कैटर्ड ब्रश। इधर ही क्लिक कर रही हूँ, स्कैटर ब्रश पर क्लिक किया। तो स्कैटर ब्रश के लिए जरूरी है कि आपके पास कोई ना कोई चीज बनी हुई हो जिसको आप स्कैटर करना चाह रहे हैं ताकि वो स्कैटर्ड हो सके। सो हम क्या कर रहे हैं, हमने उस दिन भी एक स्टार के साथ बना के देखा था। आप स्टार बना सकते हैं या ये वाले जो दोनों मैंने लिए थे ये दोनों डिफरेंट शेप्स हैं। आप कोई भी चीज, कोई भी ड्राइंग जिसको आप स्कैटर करके दिखाना चाहते हैं आप बना सकते हैं और उसका ब्रश बना सकते हो। सो मैंने यहाँ पर एक स्टार ले लिया है और इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पर गए स्कैटर ब्रश के ऊपर क्लिक किया, ओके किया। सो इसकी कुछ सेटिंग्स आपके पास आ जाएंगी। अब सेटिंग्स में क्या है, मैं विदाउट एनी सेटिंग यहाँ पर जस्ट ओके पर क्लिक कर रही हूँ। जैसे मैंने ओके किया, ये मेरे पास एक और स्कैटर ब्रश बनकर आ गया है। अब मैं पेंट ब्रश ले रही हूँ, ब्रश आपका सिलेक्ट होना चाहिए और मैंने एक वेव बना ली। अब क्या है कि चूंकि मैंने कोई भी सेटिंग्स चेंज नहीं की थी इस वजह से वो एक सीधी लाइन के अंदर आ रहा है। अगर आपने जब भी सेटिंग्स चेंज करनी है तो आपने जो ब्रश बनाया हुआ है उसी के ऊपर डबल क्लिक करना है, न्यू ब्रश पर नहीं जाना। सो उसी ब्रश पर मैंने डबल क्लिक किया। अब यहाँ पर आता है साइज, स्पेसिंग, स्कैटर एंड रोटेशन। सबके आगे फिक्स लिखा हुआ है। अगर आप इसी के साथ ही फिक्स के साथ ही चेंज करना चाहते हैं तो साइज क्या होता है, एक ही फिक्स रेशो में बड़ा या छोटा हो रहा है। स्पेसिंग एक ही फिक्स रेशो में कम या ज्यादा हो रही है। इसी तरह से स्कैटर एंड रोटेशन भी है। अगर आप यहाँ से फिक्स की जगह रैंडम पर क्लिक कर देते हैं तो फिर वो रैंडमली उनके साइजेस छोटे बड़े होंगे। जैसे यहाँ पर है साइज किया, वो रैंडमली कुछ का साइज छोटा कर रहा है और कुछ का बड़ा कर रहा है। स्पेसिंग है, रैंडमली कुछ में स्पेसिंग ज्यादा कर रहा है और कुछ में कम कर रहा है। स्कैटर है, वो अपनी मर्जी से उनको स्कैटर करके दे रहा है। एंड रोटेशन है, कुछ की रोटेशन एक साइड पे होगी, कुछ की रोटेशन दूसरी साइड के ऊपर होगी। एंड ओके पर क्लिक कर दिया। ठीक है, जब ओके पर क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि अप्लाई टू स्ट्रोक्स या लीव स्ट्रोक्स या फिर कैंसल। सो आपने अप्लाई टू स्ट्रोक्स करना है। स्ट्रोक किसको कहते हैं इलस्ट्रेटर में, आउटलाइन को। सो अप्लाई टू स्ट्रोक करेंगे तो मतलब कि वो स्ट्रोक के ऊपर या आउटलाइन के ऊपर अप्लाई कर देगा, बस। ठीक है, ये आपकी सारी सेटिंग्स हो गई हैं। अब आप जब भी इस ब्रश को यूटिलाइज करना चाहें, पेंट ब्रश लिया और आप इसे यूटिलाइज करें जैसे भी आपने करना है। थर्ड नंबर पर जो हमारे पास ब्रश था दैट इज आर्ट ब्रश। आर्ट ब्रश के लिए भी जरूरी है कि कोई चीज आपने यहाँ पर ड्रॉ करके रखी हुई हो। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक सिंपल सा मैं ब्रश अगर बनाना चाह रही हूँ, मैंने एक एलिप्स ले लिया और आर्ट ब्रश के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से आर्ट ब्रश सेलेक्ट किया एंड विदाउट एनी चेंजेस मैं जस्ट ओके पर क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जितने भी ये वाले थे, ये पैटर्न्स अभी मैंने अप्लाई किए थे, ये सारे
आर्ट ब्रशेस होते हैं। अब आर्ट ब्रशेस वो ब्रशेस होते हैं जिनके ऊपर आप जो जैसे भी आप यूटिलाइज करो तो वो स्ट्रेच नहीं होते हैं। तो मैं इसे यूज कर रही हूँ, जैसे भी इसका डिजाइन खराब नहीं होगा। ठीक है, देन है हमारे पास लास्ट वाले टू ब्रिस्टल ब्रश। ब्रिस्टल ब्रश आपको बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर पड़े हुए होते हैं, आपने सिर्फ उनकी सेटिंग्स चेंज करनी है। ब्रिस्टल ब्रश लिया, ओके पर क्लिक किया एंड यहाँ पर ये ब्रशेस आ गए। नाम आप चेंज कर सकते हैं, शेप के अंदर जाएं और आप जोन सी भी शेप चेंज करना चाहते हैं आप उसकी शेप ले लें। लेट्स सपोज मैं राउंड कर्व ले रही हूँ, ये आपको आ गया नजर किस तरह का ब्रश होगा। उसके बाद आपने यहाँ से इसकी सेटिंग्स चेंज करनी है, ब्रिस्टल लेंथ, साइज, डेंसिटी, थिकनेस, ओपेसिटी, आप जैसे भी चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ओके कर दिया और ये आपका एक ब्रश बनकर आ गया है। इसे सिलेक्ट किया और अप्लाई करके देखते हैं अभी कैसा होता है। ये है, क्योंकि मैंने उसकी कोई सेटिंग्स इतनी ज्यादा चेंज नहीं की थी। ठीक है, देन है लास्ट पर हमारे पास पैटर्न ब्रश। तो कोई सा भी एक पैटर्न ड्रॉ कर लें और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। पैटर्न अब किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे आप पेन टूल से कुछ ड्रॉ कर लें, चाहे आप बेसिक शेप्स में से ही ले लें। सो लेट्स सी, मैं एक लीफ बना रही हूं और मैं उसको एज अ पैटर्न लेकर चलना चाह रही हूं। मैंने ये किया और इसी की ऑल्ट से कॉपी कर इसको हम फ्लिप कर देते हैं भाई, ऐसे यूं। लेट सपोज के भाई ये मेरा एक पैटर्न है जिसे मैं कन्वर्ट करना चाह रही हूँ ब्रश में। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, पैटर्न ब्रश लिया एंड ओके कर दिया। तो ये मेरे पास, आप इसके एंगल शैंगल जो भी चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं अभी कुछ भी सेटिंग्स चेंज नहीं कर रही हूँ और जस्ट ओके पर क्लिक कर दिया। ये मेरे पास पैटर्न ब्रश बनकर आ गया है। अब मैं ब्रश लूंगी एंड यहाँ से क्लिक करके एक वेव भी बनाते हैं और वहां से आ गया। अब सी समटाइम ऐसा होता है जैसे इसका बहुत साइज बड़ा आ गया है, तो साइज छोटा करने के लिए दोबारा आप इसी ब्रश के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर स्केल लिखा हुआ आ रहा है, स्केल पर जाएं और इसको छोटा कर लें। ठीक है, इतना आई थिंक प्रीव्यू आ रहा है, प्रीव्यू देख लेते हैं। ओके कर दिया, जितना भी आपको बेहतर लगता है अप्लाई टू स्ट्रोक्स करें और डन। आपके सारे ब्रशेस एक बार अप्लाई करके देखना चाहते हैं तो देखें और फिर मुझे बताएं। जी वर्दा, अहमद, लीव्स का ये होता है बेटा, आप कोई सा भी पैटर्न बनाकर उसको रख सकते हैं अपने इसमें। कोई सा भी पैटर्न, जैसे यहाँ पर ये जीन्स वाला पैटर्न है, ये वुड वाले पैटर्न है। आप, मैंने यहाँ पर लीव्स बना लिए थे जल्दी जल्दी। जो भी चीज है जिसे आप चाहते हैं कि ये पैटर्न की तरह रिपीट होकर आए, आपने वो वहां पर एक पैटर्न बना लिया, उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से लास्ट वाले पर पैटर्न पे क्लिक कर देना है। सो वो आपका जो भी आपने डिजाइन बनाया हुआ होगा वो एज अ पैटर्न यहाँ पर आ जाएगा। वर्दा टेक्स्ट की कौन सी आउटलाइन का? जो बच्चे इलिस्ट्रेशंस कह रहे हैं, मैं बाद में पहले टूल्स करवा लूं फिर मैं इलिस्ट्रेशंस की तरफ आऊंगी। अली, स्ट्रेट लाइन में लीव्स आप देखो, जैसे भी आप उन्हें रखना चाहते हो वो वैसे आ जाएंगे। जैसे देखो पैटर्न है ना, वो आपकी शेप के साथ साथ मूव करता है। अगर मैं यहाँ पर इस सर्कल के ऊपर ये लीव्स का पैटर्न लगाना चाह रही हूँ तो वो इस सर्कल के ऊपर आएगा। अगर मैं उसको किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लगाना चाह रही हूँ तो वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाएगा। इस तरह से करके पैटर्न है ना, वो अपनी शेप को ऑटोमेटिकली चेंज करता रहेगा उसके अकॉर्डिंगली।
उजला कैसे डिसअपेयर हो जाता है? नहीं तारम, अभी तक हम जितने भी ब्रशेस बनाए हैं वो सारे पेंट ब्रश के लिए हैं। नताशा वो भी करेंगे, अभी ये वाली चीज कर लें। नहीं इब्तिहाज, ये परमानेंटली सेव नहीं रहते हैं, इनको सेव करना पड़ता है। सेव करना भी बताऊंगी, फिलहाल के लिए बस समझ आ गई है कि बनाने किस तरह से हैं। फसीउल हसन के ब्रशेस कहाँ पर और कैसे यूटिलाइज करने हैं, सो बेटा ये आपकी मर्जी होती है कि आपने देखो जहां आप जिस डिजाइन में चाह रहे हो आप इन्हें यूटिलाइज कर सकते हो। अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन था कि इन ब्रशेस या इन टूल्स को यूटिलाइज करना प्रॉब्लमेटिक होता है। सो वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही से आती चली जाएंगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहा करोगे। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको ऑटोमेटिकली चीजें इजी भी लगने लगेंगी और समझ भी आती रहेगी कि मैंने कहाँ पर क्या चीज यूटिलाइज करनी है। अस्मा, मैंने ऑलरेडी बेटा कह दिया है कि मैं जरा ये टूल सारे के सारे खत्म करवा लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये वाला ब्रश वाला ना सेव करना मैं बाद में बताती हूँ, ये थोड़ा सा लंबा वाला प्रोसेस है। सो इसको मैं आराम से तसल्ली से बाद में समझाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इसने किस लाइब्रेरी के अंदर जाकर सेव होना है। अदरवाइज हमारा टाइम ना उसी पे रह जाएगा। मैं अभी आज के दिन ना सिर्फ उन चीजों पे फोकस करना चाह रही हूँ जो हमने पहले की हुई है और आज उनकी सबकी रिवीजन हो जाए। टूल्स ही अभी इतने सारे पड़े हुए हैं। जुल्फ़िकार, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आप आई ड्रॉपर से उसे सेलेक्ट करते हैं, वो आपके फिल में आ जाता है। फिल वाले को आप ड्रॉप करके वो जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला ग्रेडियंट है ड्रैग करके उधर ले आए, व्हाइट वाला रिमूव कर दें। सब बच्चे जरा ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करना बंद करें और पहले लेक्चर के ऊपर फोकस करें, फिर हम देखेंगे कि हमने अपलोड करवाना है या नहीं। फिलहाल सीख लें। अच्छा जी, उसके बाद शेप वाले टूल सारे आते हैं, शेपर, पेंसिल, स्मूथ, पाथ इरेजर एंड ज्वाइन। जल्दी से देखकर बताएं। जो बच्चे नो लिख रहे हैं उन्हें कौन सा टूल नहीं आता इसमें से? तो सारे बहुत ही आसान वाले टूल हैं। मैं जल्दी से चलो सारे टूल जैसे ब्रशेस रिपीट किए हैं, फौरन से मैं रिपीट कर रही हूँ और फिर आप सब भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना और फिर बताना मुझे। अच्छा जी, सबसे ऊपर है हमारे पास शेपर टूल। सो शेपर टूल क्या काम करता है कि आपने इस तरह से एक शेप बना ली तो वो आपको एग्जैक्टली उस शेप के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इससे अच्छा वैसे ये है कि भाई जितना टाइम आपको ये बनाने में लगता है आप भी बेसिक शेप्स में से लेकर वो बना सकते हैं। सो शेपर टूल का बस इतना सा काम है। पेंसिल टूल है इसके नीचे। सो पेंसिल पेंसिल की तरह ही यूटिलाइज की जाती है। जो भी आपने रैंडमली ड्रॉ करना है, जैसे कल मैंने वो ड्रॉ किए थे डब्ल्यू के अंदर वाले। सो कुछ भी आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं आप उसकी एक क्लोज शेप भी बना सकते हैं अगर आपने कलर फिल करना है। अगर कलर फिल नहीं करना और वैसे ही आप शेप्स उसके साथ बनाना चाह रहे हैं तो आप सिंपली चाहे वो भी बना लें। ठीक है, ऐसे करके। सो दोनों तरीके से ये पेंसिल की तरह वर्किंग करती रहेगी। देन है जी हमारे पास स्मूथ टूल। तो मैं इसको करने के लिए भी पेंसिल ही यूटिलाइज कर रही हूँ। सो लेट सपोज आपके
कोई भी शेप है जो कि स्मूथ नहीं है और आप उसे स्मूथ करना चाह रहे हैं, सो आप स्मूथ टूल से कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने पेंसिल टूल से भी एक लाइन लगाई जो कि अनइवन सी एक लाइन है और मैं इसे स्मूथ करना चाह रही हूँ। सो मैं यहाँ पर स्मूथ टूल मैंने सेलेक्ट किया है और मैं इसे इसी लाइन को सिलेक्ट करके फिर ऊपर ड्रैग करूंगी। ठीक है, जितनी बार ड्रैग करूंगी फिर ही कुछ रिजल्ट्स नजर आएंगे। ये नहीं है कि सिंगल टाइम में आप ड्रैग कर दोगे तो हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं भाई सिलेक्ट आपकी नई चीज होती है और आप यहाँ पर स्मूथ टूल अप्लाई करते चले जा रहे हैं और फिर कहेंगे कि जी ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो जब तक आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा तब तक ये टूल वर्किंग नहीं करेगा। सो मेक श्योर कि पहले आप इसे सिलेक्ट करें सिलेक्शन टूल से, देन आप स्मूथ टूल लें और इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक से आप ड्रैग करते चले जाएं इस तरह से। ठीक है, तो ये स्मूथ हो जाएगा। देन है हमारे पाथ इरेजर। सो पाथ हम किसको कहते हैं? आउटलाइन को। सो अगर कभी आपने आउटलाइन रिमूव करनी है तो हम इसके साथ कर सकते हैं। सी ये मेरे पास एक सर्कल बना हुआ है और ये मेरे पास एक आउटलाइन है जिसको मैं रिमूव करना चाह रही हूँ। सो मेरे पास आउटलाइन रिमूव करने के लिए एक स्पेसिफिक टूल है, दैट इज पाथ इरेजर टूल। सो ये पेंसिल की बैक वाली इरेजर की तरह से आ जाता है। आपने इसे सेलेक्ट किया और लेफ्ट क्लिक से जितना पार्ट आप रिमूव करना चाह रहे हैं आप उतने ही हिस्से पर इसको ड्रैग करें एंड अगेन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए, तभी ये टूल वर्किंग करेगा। उसके बाद है जी हमारे पास लास्ट पर ज्वाइन टूल। सो ज्वाइन टूल क्या काम करता है कि कोई से दो ज्वाइंट्स को वो इकट्ठा मिला देता है। तो पेंसिल टूल से ही मैंने इस तरह से ये एक ओवरलैपिंग वाला एरिया बना लिया है। इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से ज्वाइन टूल लेकर इस ज्वाइंट के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। तो ये एक शेप हो गई है। ठीक है, अब इन सारों की फौरन से 2 मिनट में प्रैक्टिस करें और फिर मुझे बता दें जल्दी से। 5 टूल्स हैं, सारे बच्चे इसकी प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं। स्पेशली वो जिनकी ये वाली क्लास मिस हो गई थी। विंडो वाला ज्वाइंट, विंडो में कहां पर आके ज्वाइंट आता है? विंडो में कहां पे ज्वाइंट है? मुफर्रा अगेन बेटा ये आपकी चॉइस होती है कि किस टाइप का इफेक्ट है और आप कैसा इफेक्ट उसमें देना चाहते हो। जोन सा टूल आपको इजी लगता है। अगर आपका पेंसिल से काम चल रहा है आप पेंसिल से कर लो, अगर ब्रश के साथ काम चल रहा है ब्रश का साइज डिक्रीज करके आप उसके साथ कर सकते हो। अगर पेन टूल से करना है आप पेन टूल से कर सकते हो। इट्स अप टू यू। अच्छा जी अनम, वो इस वजह से कि आप कलर्स में से कोई भी कलर सेलेक्ट नहीं कर रहे, इस वजह से उसके अंदर कोई भी कलर नहीं आ रहा। कलर पहले सेलेक्ट करें और फिर उसके बाद करें। अच्छा जी, आगे हैं हमारे पास ये वाले रेजर टूल्स। रेजर टूल्स आते हैं सबको या ये भी रिपीट करवा दूं? रिजवाना नॉर्मली खत्म होते नहीं है, बट अगर कभी हो गए हैं तो कोई मसला नहीं है, दोबारा सेलेक्ट कर लो।
ओके, ये वाले भी मैं जल्दी से रिपीट कर रही हूँ, फिर चैट ऑफ कर रही हूँ। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नाइफ या दूसरे वाले, तो करवा देती हूँ। अच्छा, इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर पाथ इरेजर था, पाथ को रिमूव करने के लिए या आउटलाइन को रिमूव करने के लिए, फिल को रिमूव करने के लिए हमारे पास रेजर टूल है। सो सिंपल है भाई, अगर मैंने कोई भी चीज रिमूव करनी है, मैंने यहाँ पर ली, फिल में रखा और यहाँ से रेजर लिया, उसका साइज आप इंक्रीज या डिक्रीज ब्रैकेट्स के साथ कर सकते हैं, और फिर बाहर से स्टार्ट करके आपने बाहर ही एंड करना है। ठीक है, तो जैसी भी शेप में आप कटिंग करना चाह रहे हैं वो कटिंग होकर आपके पास आ जाएगा। जैसे हमने पेप्सी वाला लोगो बनाया था जो इनका पुराना वाला था, याद है? इस तरह से करके यूं। देन हमारे पास नीचे है जी सीजर टूल। सो सीजर वर्किंग करती है एंकर पॉइंट से एंकर पॉइंट तक। उसके लिए मैंने यहां से लिया था एक पॉलीगोनल, क्योंकि उसके अंदर एंकर पॉइंट ज्यादा आ जाते हैं। सो अब यहाँ से क्या है कि आपने यहाँ पर सीजर टूल लिया एंड आपका पॉलीगोनल या जो भी आप शेप है जिसे कटिंग करना चाह रहे हैं वो आपकी सेलेक्ट होनी चाहिए। अब मैं अगर इसको सेंटर से हाफ करना चाह रही हूँ, तो पहले मैंने ऊपर वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, देन मैंने नीचे वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया और सिलेक्शन टूल से पकड़कर इसको सेपरेट कर दिया, तो ये अलग अलग हो गया। देन है हमारे पास भाई अगला नाइफ टूल। अब नाइफ टूल क्या काम करता है कि आप जैसे फ्री हैंड हमने रेजर यूज किया था, उसी तरह से आप फ्री हैंड नाइफ को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं अगेन उसके लिए एक सर्कल ले रही हूँ और दोबारा से वही वाली एक रूल है कि बाहर से स्टार्ट करके बाहर ही एंड करना है। अगर आप अंदर ही कर देंगे तो वो कटिंग नहीं होगा। सो यहाँ से लेकर मैं जैसी भी इसकी शेप बनाना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ इस तरह से कटिंग को बाहर लाकर कटिंग कर लिया। एंड दूसरा चीज ये है कि अभी मैं इसे पकड़ूंगी, ये रिमूव नहीं हो रहा। सो उसका तरीका यह है कि आप इसको डीसेलेक्ट करें एक बार कहीं भी लेफ्ट क्लिक करके, और दोबारा से जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो वो सेपरेटली अलग अलग पोर्शंस के अंदर सिलेक्ट होगा। सो एक बार इन सब की भी प्रैक्टिस कर लें और फिर मुझे बताएं। ब्लॉब का तारम आपको क्या समझ नहीं आ रही है? नहीं, उसमें उसमें कस्टम वाली कोई चीज ही नहीं है। आपने जो भी कलर सेलेक्ट किया है वो आपका फिल की तरह बस फिल करता चला जाएगा। आकाशा, उन टूल्स पे जब आते हैं बेटा फिर वो भी बताती हूँ। अभी सबने क्या प्रैक्टिस कर ली है रेजर वाले टूल्स की? ओके, गुड। सो चलें जी, अब ये वाले टूल्स करते हैं नीचे से। ये हैं हमारे रोटेट एंड रिफ्लेक्ट, ये आते हैं। अनम, सीजर बेटा बहुत इजी है। सीजर को सिर्फ आपने बाहर से यूज करके अच्छा, सीजर को आपने एंकर पॉइंट टू एंकर पॉइंट रखना है। एंकर पॉइंट रखेंगे तो वो कटिंग करेगा।
ओके, मैं रोटेट वाले भी करवा रही हूँ। रोटेट क्या है, ये सारी चीजें हमारे पास बेटा राइट क्लिक के अंदर भी पड़ी हुई हैं। जैसे अगर मुझे रोटेट करना है तो मेरे पास 3 तरीके हैं रोटेट करने के, कि मैं एक तो ये चीज बनाई और सिलेक्शन टूल के साथ भी मैं इसको रोटेट कर सकती हूँ। सेकंड चीज ये है कि मैंने इसे राइट क्लिक किया और ट्रांसफॉर्म में जाकर भी मेरे पास रोटेट का ऑप्शन आता है। थर्ड ऑप्शन जो मेरे पास आ रहा है वो है कि मैं इसको रोटेट टूल के साथ रोटेट कर लूं। सो मैं रोटेट टूल सेलेक्ट किया है। जैसे ही रोटेट टूल लेते हैं यहाँ पर ये पिवट पॉइंट आ जाता है। पिवट पॉइंट क्या काम करता है कि जहां पर आप इस पॉइंट को रखेंगे आपका ऑब्जेक्ट उसी के गिर्द ही मूव करेगा। सो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। आप चाहे इसे ऊपर रखें तो ये फिर ऊपर वाली साइड पे मूव करेगा। आप चाहे इसे अपनी शेप से बाहर रखना चाह रहे हैं तो फिर ये बाहर मूव करेगा। सो हमने इसे उस दिन बाहर रखा था एंड ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी ले ली थी, जो कॉपी लेने की शॉर्ट की है, एंड बाद में कंट्रोल डी प्रेस किया था। तो वो इस तरह से एक फ्लावर की शेप के अंदर आ गया था। देन है हमारे पास नीचे से रिफ्लेक्ट टूल। सो रिफ्लेक्ट के लिए मैंने उस दिन लिया था एक ट्रायंगल, क्योंकि हमें उसी के साथ ही पता चल सकता है क्लियरली कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। सो इस फ्लावर को रख रही हूँ मैं साइड के ऊपर। ये मैंने टूल लिया एंड अगेन रिफ्लेक्ट करने के भी मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये कि मैं मैनुअली रिफ्लेक्ट कर लूँ सिलेक्शन टूल के साथ, भी इस तरह करके रिफ्लेक्ट ही आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि राइट क्लिक करें एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर यहाँ पर अगेन मेरे पास रिफ्लेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। और तीसरा तरीका ये है कि यहाँ पर मेरे पास रिफ्लेक्ट टूल आ रहा है। अब रिफ्लेक्ट टूल के साथ भी अगेन वही पिवट पॉइंट आ रहा है। मैं इस पिवट पॉइंट को जहां पर रखूंगी वो उसी के साथ ही रिफ्लेक्ट करेगा। अब चाहे मैं इसको रैंडमली खुद से रिफ्लेक्ट करना चाहूँ या चाहे मैं इसकी एक कॉपी लेना चाहूँ। सो अगेन इसे सिलेक्ट, मैंने इसको यहाँ नीचे रख लिया एंड ऑल्ट प्रेस किया एंड शिफ्ट प्रेस किया। सो वो एग्जैक्टली उसके साथ रिफ्लेक्ट कर देगा। अदरवाइज आप जहां भी जिस भी एंगल में रखना चाहते हैं आप शिफ्ट के बगैर इसको रख के रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ट्राई कर लें दोनों टूल्स और फिर हम आगे चलें। ये जूम यूजर के नाम से किसने आज अपना लिखा हुआ है बेटा? आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। आपका नाम तो नाम आ रहा है और ना आईडी कार्ड नंबर आ रहा है। मदीहा वो सेम ऐसे ही है, बस आपको उसकी कैलकुलेशन करके तो पिवट पॉइंट को उसके अकॉर्डिंगली नीचे करके जरा सेट करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट अनीका कह लो कि यहाँ पर एक ही चीज है। आमना बेटा मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है बच्चों कि मैं अभी सारी वो चीजें रिपीट कर रही हूँ जो हमने ऑलरेडी कल पहले की हुई हैं, ताकि हमारा अभी का टाइम सेव हो जाए। ऑल्दो हमारा कोई टाइम सेव नहीं हुआ, सारे टूल्स करने पड़े हैं। ये वाले टूल्स नहीं करवा रही हूँ क्योंकि इनकी कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ये सबको आते हैं, ये यही तो अभी कुछ दिन पहले किए थे हमने विड्थ टूल वाले। अभी फिर बस कर रहे हैं। शेप बिल्डर से इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे इसको रिवाइज करना और फिर बाकी की चीजें कल करेंगे। गिव मी ब्रेक टू। ठीक है, और जो क्यूरीज आप सबकी होंगी वो भी इंशाल्लाह कल, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े से टूल्स रह गए हैं वो कवर अप करके फिर बाकी की चीजें कल कर लेंगे। ठीक है, 2-3 चीजें हैं। ऑफ पाथ वाला, प्लेन वाला, और क्या था, एक और चीज थी इलिस्ट्रेशन वाला।
हाँ, ब्लीड बहुत ज़रूरी है जो कि कल करवानी है। अच्छा ठीक है, मत करवा देती हूँ, क्या याद करोगे? अभी कह देती हूँ मैं, फिर मुझे भूल जाता है। मेरे पिजन्स आज नहीं बोल रहे हैं। अगर पहले तो ये कि वो मेरे अपने नहीं है, बस मेरे घर के पास बहुत सारे ट्रीज हैं, सो यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं। जो आपसे पहले भी किसी ने पूछा था कि आप किसी जू के पास रहती हैं, तो मैं जू के पास नहीं रहती, मेरे घर के पास ट्रीज बहुत हैं, तो वो नेचुरली यहाँ पर बर्ड्स हैं। फुरकान क्या मतलब घर की इलस्ट्रेशन बन सकती है? हाँ, कौवे बहुत बोलते हैं, यहाँ पर पिजन्स बहुत ज्यादा हैं। मदीहा कैंट है, लाहौर कैंट। जो जो बच्चे लाहौर में रहते हैं उन्हें पता ही होगा कि कैंट के एरिया में कितने सारे दरख्त हैं लाहौर में। जी जरूर इकरा। वर्दा क्या, मैंने क्या टेस्ट दिया था? अच्छा वो वाला, वो देखो वो लोगोस के अंदर भी आ सकता है। अजान हो जाए फिर बताती हूँ। ओके। सो बस चलो अभी के लिए इतना ही था, बहुत ज्यादा बोल दिया आज और बहुत पढ़ लिया आप सबने। सो कल इंशाल्लाह बाकी की रिवीजन करेंगे। एंड मैं बार बार कह रही हूँ कि प्लीज अपने फोटोशॉप को ठीक कर लें। अम, वर्दा, अच्छा जो आप पूछ रहे हो कि जो टेस्ट दिया था उसकी गिग बनेगी, नहीं उसकी गिग नहीं बनेगी। वो आपका उसी के लोगों के अंदर आ सकता है। टेक्स्ट ही तो था, आप उसको किसी भी तरह से लोगों के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने जो आप लोगो बनाएं उसके अंदर आप वो वाले इफेक्ट्स दे सकते हैं, बट वो लोगों में ही आ सकता है, उसकी स्पेसिफिकली अलग से गिग नहीं बनेगी। हाँ, टी शर्ट में कर सकते हैं बिल्कुल, जहां जहां भी टेक्स्ट टाइप चीजें यूज होती हैं आप वहां पर वो वाले इफेक्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है। सो अभी के लिए चलो ऑफ करते हैं, बाकी चीजें कल डिस्कस करेंगे। बट प्लीज फाइवर के ऊपर वर्किंग करते रहें, लाजमी ब्रेक्स ना लगाएं। और इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज।